हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 11th का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। आपके एग्जाम में यहां से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो आगे के चैप्टर में भी हमारे काम आते हैं। देखो, थर्मोडायनेमिक्स आपके मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग की तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली आपको आगे के चैप्टर में भी आएगा। तो प्लीज आप थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बल्कि इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ें, फिर उसके बाद ये टेस्ट अटेम्प्ट करें। और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको ये वीडियो सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन में मैं आपको आपकी एक एक मिस्टेक बताता हूं, एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है या इस बार कौन से टॉपिक से नीट 2025 एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में अच्छे से डिस्कस करता हूं। तो आज हमारा जो केयर टेस्ट सीरीज का थर्मोडायनेमिक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन है, इसको प्लीज अच्छे से देखें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे या जो मिस्टेक आपने की है उसको नोट करके बार बार एग्जाम तक अच्छे से रिवाइज करें, ताकि एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना हो और आप अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट के सॉल्यूशन, यानी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के टेस्ट के सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाएंगे जो आप रिवीजन के लिए लिख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, 9th, 11th, 14th, 16th, 17th, 18th, 21st, 26th, 27th, 29th, 32nd, 38th, 43rd, 44th, 47th क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो दोबारा से अगर आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है, रिवाइज करना है, बट पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम आपके पास नहीं है, आप ओनली ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इनमें जो भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हो जाए, आप दोबारा से सोल्व ना कर पाए, उसका एक्सप्लेनेशन देख के आप अपना डाउट क्लियर करेंगे। ठीक भाई, देखो अब मैं टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं और आप जानते हैं हमेशा टेस्ट के सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको पूरा चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं। क्या आप मिस्टेक कर सकते हैं वो भी बताने की कोशिश करता हूं। तो जल्दी से स्टार्ट करके तो सारा अच्छे से हमेशा की तरह कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि चैप्टर देखो है तो फिजिकल केमिस्ट्री का, कैलकुलेशन भी होगी, कॉन्सेप्ट्स भी हैं, ठीक, थोड़ी बहुत थियरी के क्वेश्चंस भी मैंने इसमें रखे हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। सब टाइप के मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी ओवरऑल आपका पूरे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का आज के वीडियो के थ्रू अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन थियरी का क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ पैरामीटर दैट रिप्रेजेंट स्टेट फंक्शन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टेट फंक्शन होता क्या है। ऐसे फंक्शन विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम ओनली, जो ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगे, दे आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, इसमें जैसे भाई आपका एनर्जी आ गया, गिब्स फ्री एनर्जी है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी, ये आपका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एटसेट्रा, ऑल दीज आर स्टेट फंक्शन। इसमें आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी इसी का पार्ट आ जाएगा। ठीक, अब पाथ फंक्शन होते हैं, इसके अलावा पाथ फंक्शन क्या होते हैं, विच डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड। भाई आपकी प्रोसेस में पाथ कौन सा फॉलो किया गया है उस पर डिपेंड करेंगे, यानी अगर आपने पाथ चेंज कर दिया, आपने प्रोसेस दूसरे मेथड से कराई, तो उसमें आपकी इन फंक्शंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसके एग्जांपल है आपका एक तो हीट और एक वर्क डन। हम जनरली ऐसे याद करते हैं, पाथ फंक्शन स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जबकि स्टेट फंक्शन कैपिटल लेटर से। लेकिन देखो नंबर ऑफ मोल्स ये स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये भी एक है स्टेट फंक्शन आपका। ठीक, तो बस ये आपको ध्यान रखने होते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पे कौन से स्टेट फंक्शन है आपको बताना है। Q प्लस डब्ल्यू क्या होता है आप जानते हैं, दिस इज डेल्टा ई, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि एक स्टेट फंक्शन है। नेक्स्ट Q ये पाथ फंक्शन हो जाएगा, W वर्क डन हीट है, वो हीट और पाथ फंक्शन, ये भी वर्क डन भी क्या है, पाथ फंक्शन है। H माइनस TS होता है, ये G गिव्स फ्री एनर्जी, तो आपका ये स्टेट फंक्शन हो जाएगा। A एंड D क्या है, स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन आपका हो जाएगा, ये भी पाथ फंक्शन आपका हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ गया, A एंड D, आंसर इज 1। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये ऑलरेडी नीट एग्जाम में आ चुका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको रिवीजन कराना चाहता था, इसलिए क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा था। ये जरूरी नहीं कि मैं आपसे टफ ही पूछूंगा या ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही पूछूंगा। मेन मेरा मकसद जो होता है
टेस्ट के थ्रू आपको अच्छे से रिवाइज कराऊं, सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, क्या आप मिस्टेक कर सकते हो वो भी साथ में सिखा दूं। ठीक, तो आंसर 1 आ गया, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए थर्मस फ्लास्क और इन एन इंसुलेटेड बीकर, दिस वुड नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट between the system and surrounding through its boundary, the process applied to the system is called। देखो जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो होगा, जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो होगा, आप जानते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। आंसर इज 2, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिर इसके बाद क्या आएगा, एन आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली फ्रॉम 10 की पावर -3 मीटर क्यूब टू 10 की पावर -2 मीटर क्यूब एट 300 केल्विन अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर की पावर -2, द वर्क डन ऑन द गैस इज। देखो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है भाई, वर्क डन बताना है आपको, है ना। गैस एक्सपांड कर रही है तो गैस एक्सपांड करेगी तो वर्क डन वैसे ही नेगेटिव आएगा, और या सीधा आप फॉर्मूले से करो, W = -P डेल्टा V। प्रेशर कितना है, प्रेशर आपका यहाँ पे है 10 की पावर 5 गुना में वॉल्यूम में कितना चेंज आया, वो 10 की पावर -3 थी, कितनी हो गई 10 की पावर -2 हो गई। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -5, ये 10 की पावर 5 है ना, तो 10 की पावर -3 कॉमन ले लेना। जैसे ही 10 की पावर -3 कॉमन लेंगे, यहाँ कितना बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा यहाँ पे, सॉरी 10 की पावर -3, हाँ 10 की पावर -3 कॉमन लिया तो 1 - 10 बच जाएगा ये तो। फिर एक काम करो आप, है ना, इसमें 10 की पावर -2 कॉमन लेते हैं। एक सेकंड, इसमें मैंने गलती कर दी, फ्रॉम ये इनिशियल है, ये फाइनल यहाँ पे उल्टा लिख दिया, इनिशियल फाइनल, 10 की पावर -2 10 की पावर -3। अब ठीक है, ठीक, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना वॉल्यूम, तो ये कितना बच जाएगा 10 - 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये -10 की पावर 2 × 9 यानी -900। अच्छा, न्यूटन में ये मीटर क्यूब में है और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर विच इज ऑल्सो नोन एज जूल, 900 जूल लिख सकते हो आप इसको, बिकॉज 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल होता है। ठीक, तो आंसर इज सेकंड, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, है ना। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आपको लगे कि कैलकुलेशन है, सेकंड अटेम्प्ट तक भी लेके जा सकते हैं। तो इसमें देखो, आप जानते हो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं आप लोग। ठीक, तो यहाँ पे ये न्यूटन और ये मीटर, ये वर्क डन की यूनिट जूल होती है, तो ये आपको अगर नहीं पता हो ऐसे भी कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, डेल्टा H एंड डेल्टा E फॉर द रिएक्शन। Fe2O3 सॉलिड है, 3H2 गैस के साथ Fe में जा रहा प्लस H2O एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर रिलेटेड एज। कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे रिलेट करेंगे इनको, देखो इस रिएक्शन में यहाँ पे डेल्टा Ng की अगर बात करें, यानी गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, 0 है क्योंकि ये सॉलिड है लिक्विड, और माइनस रिएक्टेंट कितने, माइनस ये 3 है क्योंकि वो तो सॉलिड है, तो डेल्टा Ng -3 आ गया, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT होता है, तो डेल्टा Ng कितना रख दिया, -3 पुट कर दिया, तो आंसर आपका 4 आ जाएगा। आंसर इज 4। ये भी हमारा वेरी इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक आप सबका हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये बोल रहा है द रिएक्शन A to C रिप्रेजेंट्स, मच्छर आ गए भाई, है ना, चलो कोई बात नहीं। ए रिएक्शन A to C प्रोसीड्स थ्रू 2 paths 1 and 2 एज शोन बिलो। भाई ये पाथ 1 है, ठीक, और यहां से जाने में पाथ 2 है। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H, डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 विल बी, क्या आएगा, इनमें क्या रिलेशन होगा। देखो पाथ 1 के थ्रू जाओ या पाथ 2 के थ्रू जाओ, टोटल डेल्टा H जो रिएक्शन का होगा वो कांस्टेंट होगा, बिकॉज डेल्टा H इज आल्सो ए स्टेट फंक्शन। H एंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो चेंज इन एंथैल्पी भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो आप यहां पे लिखेंगे डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ठीक, क्या आंसर आ जाएगा इसका, क्या आंसर आ जाएगा, दिस इज थर्ड आंसर, थर्ड आंसर आ जाएगा, बोलो कोई डाउट तो नहीं है। और यही आपका हैश लॉ भी तो है, हैश लॉ भी तो यही कहता है भाई, कोई रिएक्शन अगर हो रही है, चाहे वो एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, जो ओवरऑल हीट चेंज होगा दैट विल बी सेम, क्योंकि भाई आप
रिएक्शन तो सेम ही करा रहे हैं ना, रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्टेंट इनिशियल स्टेट है, प्रोडक्ट फाइनल स्टेट है, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट जब तक सेम है तो चाहे कोई भी स्टेट फंक्शन है वो सारे क्या आएंगे, सेम आएंगे। बोलो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, the heat of formation of CO and CO2 are -26.4 kilocalorie and -94.0 kilocalorie respectively. The heat of combustion of carbon monoxide will be। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनके फॉर्मूले याद करते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल कहूंगा, आप ना क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखो और फाइंड आउट क्या करना वो लिखो, अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2, रिएक्शन क्या होगी, CO बना कार्बन से और ऑक्सीजन से, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना है इन दियर स्टैंडर्ड स्टेट। कार्बन ग्रेफाइट ये कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट है और ऑक्सीजन की O2 गैस होती है, तो प्लस हाफ O2 विल कन्वर्ट इनटू CO गैस। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H दे दिया -26.4, यूनिट में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए। नेक्स्ट, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू CO2 गैस, तो डेल्टा H इसके लिए लिखा है -94.0। अब आपसे क्या पूछा है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का कंबशन कर दो, ये हो जाएगा CO2 बन जाएगा। इस रिएक्शन का आपसे डेल्टा H पूछा है, क्या आएगा, ये गिवन, इसका डेल्टा H पूछा है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं भाई, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है डेल्टा H, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है नेचर में, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हीट या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी उसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसमें देखो, अगर मैं इसको पहली इक्वेशन बोलूं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज डेल्टा H1 एंड दिस इज डेल्टा H2, इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए मैं ये इक्वेशन कैसे ला सकता हूं, देखो इसमें CO2 राइट है, सेकंड इक्वेशन में इसमें भी राइट है, तो इसको तो एज इट इज रखो, इसमें CO राइट में, इसमें लेफ्ट में, तो फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स कर दो, यानी मुझे वो करना पड़ेगा सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, इसका मतलब ये हो गया। सेकंड में से अगर फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे, ये उल्टा कर दोगे, CO उधर जाएगा, कार्बन ग्रेफाइट इधर जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, हाफ O2 इधर, O2 इधर होगा, तो हाफ O2 लेफ्ट रह जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, वही ऑपरेशन आपका हीट पे लग जाएगा। तो बताओ कितना हो गया, -94.0 और ये -26.4, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आपका एक बार उसको 27 मान लो, तो 70 में से 3 और गया 67.4 है क्या कहीं, 67.6, सही है आंसर, फोर्थ वाला 67.6 किलो कैलोरी, ये आंसर आ जाएगा। आंसर इज 4, और मैं बोलूंगा ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि इसको देखो मैंने समझाया इसलिए टाइम लगा है, लेकिन आप जब सोल्व करेंगे ना आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, आपको डायरेक्ट जल्दी सोल्व होता चलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी X2, Y2 एंड XY आर इन द रेशियो, इनकी बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, डेल्टा H फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XY इज इतना, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 विल बी X2 प्लस Y2 विल फॉर्म XY, ठीक। अब यहां पे ऐसे लिख लो, फॉर्मेशन के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करके, ये क्वेश्चन हो गई। अब आपको बॉन्ड एनर्जी लिखना है, बॉन्ड एनर्जी किसकी, X2 की, बॉन्ड एनर्जी किसकी, Y2 की, बॉन्ड एनर्जी किसकी, XY की, यही देखा ना पहले की। एक काम करो, इसकी X है तो इसकी XY2 होगी, है ना, क्योंकि इसकी 0.5 है ना रेशियो, 0.5 है, कहीं सोचो ये 5 है ना, और ये X, तो आप ऐसा मान लो ये X, ये X/2 और ये X हो जाएगा, ऐसा मान सकते हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसका डेल्टा H हीट ऑफ फॉर्मेशन -200 है, तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पे X2 का बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, विद पॉजिटिव साइन आएगी, Y2 का भी बॉन्ड टूट रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, XY का बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे हाफ मोल टूटेगा, यहाँ पे हाफ मोल टूटेगा, तो 1 मोल की अगर X है तो हाफ मोल की हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस X रखना क्योंकि एब्जॉर्ब होगी, प्लस हाफ इंटू इसकी कितनी है, X/2 है, तो प्लस X/2 रखो इसकी 1 मोल की, और हाफ मोल की हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी कितनी है X, ये -X रखेंगे क्योंकि रिलीज होगी, और ओवरऑल कितना आ गया, इक्वल टू -200, ठीक। तो ये जो सम है एनर्जी का, इनका टोटल -200 आ गया। तो अब कैसे सोल्व करोगे, इसको एक काम करो, ये हो जाएगा आपका 3x/4 और ये -x/4 बच जाएगा आपका, ये 3x/4 प्लस का -x है,
तो -x/4 बच गया -200, तो x इक्वल टू आपका 800 आ जाता है यहाँ पे। कौन सा आंसर आएगा? आंसर इज 1। आंसर इज 1। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी नीट एग्जाम में आ चुका है। ठीक, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट तक जा सकता है। ठीक, और है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ऐसे ही किया करो सारे क्वेश्चन। मैंने क्या किया भाई, उसका जो रेशियो था ना उसने 1:2.5:1 दे रखा है, तो x, x/2 और x मान लिया। ये मानने के बाद भाई यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक, कितनी? प्लस इसकी x है x2 की, तो प्लस x एब्जॉर्ब होगी। हाफ मोल के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y के लिए x/2 है एनर्जी, तो इसकी x/2 एब्जॉर्ब होगी, इसका ही बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और हाफ मोल है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। XY का बॉन्ड फॉर्म हुआ, -x लिख दिया क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी। इन सब का समेशन जो हीट एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई वो -200 आता है, तो टोटल समेशन इसके इक्वल पुट कर दिया तो आंसर आ गया x इक्वल टू 800। कर लेंगे भाई ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल हैव द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस विद नेगेटिव साइन। देखो, अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 आता है तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 आएगा, और डेल्टा Ng अगर लेस देन 0 आता है तो हम डेल्टा एस लेस देन 0 बोल देंगे। तो इस इक्वेशन में देखो, लिक्विड से गैस में जा रहा है, डेल्टा Ng कितना है? 1 आ रहा है, तो इसका डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो गया। इसमें ये 3 है और ये 2 है, तो डेल्टा Ng 2 - 3 कितना आया? -1, डेल्टा एस लेस देन 0। इसमें डेल्टा Ng कितना है? 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन 0, और इसमें कितना है? डेल्टा Ng इक्वल टू 1 है, क्योंकि बाकी तो सॉलिड है, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, तो नेगेटिव ओनली सेकंड में आ रहा है। आंसर इज 2। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हम आराम से बोल सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टैंडर्ड रिएक्शन एंट्रोपी changes delta S naught is positive and standard Gibbs energy change decreases sharply with increasing temperature। तो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, एक बार फिर पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इन रिएक्शन में से स्टैंडर्ड रिएक्शन एंट्रोपी चेंजेस डेल्टा एस नोट इज पॉजिटिव। डेल्टा एस नोट क्या है आपका? पॉजिटिव बोल रहा है, ग्रेटर देन 0 है, और बोल रहा है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नोट डिक्रीज शार्पली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। डेल्टा जी नोट वो बोल रहा है लेस देन 0 हो जाएगा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा। किसके लिए? यानी ऐसी रिएक्शन की बात ये कर रहा होगा जहां पे डेल्टा एस तो नेगेटिव आए, क्योंकि देखो डेल्टा जी नोट हम क्या लिखेंगे? इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। ठीक, तो ये बोल रहा है कि डेल्टा जी नोट क्या है? डिक्रीजेस शार्पली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? डेल्टा जी घटेगा, यानी डेल्टा एस पॉजिटिव है। ठीक, तो अब देखो पहले क्वेश्चन में अगर हम बात करें, पहले क्वेश्चन में डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एच नोट नेगेटिव आएगा। एक सेकंड, इसको ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा एच नोट नेगेटिव, डेल्टा एस नोट पॉजिटिव। ठीक, और डेल्टा जी नोट नेगेटिव ऑलवेज, हमेशा ही क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। दूसरे क्वेश्चन में अगर आप बात करें, इसमें डेल्टा एच नोट आपका नेगेटिव जरूर है, बट डेल्टा एस नोट भी नेगेटिव। अब डेल्टा जी नोट क्या है? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर अगर आपका बढ़ेगा तो डेल्टा जी, यहाँ पे टेम्परेचर अगर घटेगा तो डेल्टा जी नोट नेगेटिव आएगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डेल्टा जी नोट पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट mg सॉलिड, इसका ये बंद हो रहा है, तो इसमें डेल्टा एच नोट क्या है? लेस देन 0 आएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, हीट है, मैग्नीशियम का कंबसन हुआ है। और डेल्टा एस नोट लेस देन 0 आएगा क्योंकि डेल्टा एनजी लेस नेगेटिव है। तो यही कंडीशन इसमें हो जाएगी, टी टेम्परेचर गिरा डेल्टा जी नोट लेस देन 0, टेम्परेचर बढ़ा डेल्टा जी नोट ग्रेटर देन 0। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ग्रेफाइट का क्या हुआ? ग्रेफाइट का कंबसन हुआ, और ग्रेफाइट का कंबसन हुआ तो यहाँ पे डेल्टा एच नोट तो क्या है? लेस देन 0 है, बट डेल्टा एनजी 0 होते हुए हम डेल्टा एस के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते। अब लेकिन एक बात जरूर है, अगर इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका डेल्टा जी नोट घटेगा, क्योंकि ये रिएक्शन ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है, इक्विलिब्रियम मूव्स बैकवर्ड, और बैकवर्ड मूव करेगा तो हम क्या बोल देंगे? इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा जी नोट घटने की संभावना है। तो इसके बारे में हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें डेल्टा जी नोट की श्योरिटी नहीं है। तो इन दो में हमने देख ही लिया, टेम्परेचर बढ़ने पे डेल्टा जी नोट पॉजिटिव हो रहा है। तो कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पे डेल्टा जी नोट और ज्यादा नेगेटिव होगा? दैट इज ओनली द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज ओनली द
फर्स्ट रिएक्शन, आंसर इज 1 और ये हमारा फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं। मैं अगेन बता देता हूं आपको, पहले क्वेश्चन में हमने देखा डेल्टा जी नोट हमेशा नेगेटिव आ रहा है क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है। अगर हम टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर और बढ़ाने से आपका डेल्टा एस नोट यहाँ पे पॉजिटिव है, ये और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर इज 1। इन दोनों में आपको पता ही है भाई, आपका ये जो स्टेटमेंट दी उसको मैच नहीं कर रहा है और ये इसमें हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं, तो मोस्ट करेक्ट आंसर इज 1, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। भाई क्या बोल रहा है, फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपांशन फॉर एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। देखो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो U कांस्टेंट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा, देन डेल्टा U विल बी इक्वल टू 0, डेल्टा U इक्वल टू 0। लेकिन अगर एक्सपांशन हो रहा है, गैस एक्सपांड कर रही है, चाहे कैसे भी कर रही है, तो उस केस में हम जानते हैं हमेशा क्या होगा, बोलो, उस केस में हमेशा डेल्टा S विल बी ग्रेटर देन 0, दैट इज डेल्टा S नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा S नॉट इक्वल टू 0। ठीक, डेल्टा S टोटल हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, डेल्टा S टोटल नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो आंसर कौन सा आया, 10th का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। 10th का आंसर क्या आएगा, पहला आ जाएगा और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक, दिस इज फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में नीट 2025 में आ सकता है। ठीक, ऐसा मैं लिख देता हूं। अब देखो क्या करना है, देखो भाई, गिवन द केमिकल इक्वेशन, सोडियम प्लस और Cl माइनस NaCl बन रहा है 4 1 मोल ऑफ NaCl सॉलिड, लेटिस एंथैल्पी दे रखी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड एज। देखो मैं आपको बता दूं, डेल्टा H सॉल्यूशन का जो होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा H लेटिस प्लस डेल्टा H नोट, डेल्टा H नोट, ये H नोट ही लिख लो सब में, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखा है दिस इज हाइड्रेशन, और इनको विद साइन रखते हैं, तो डेल्टा H नोट सॉल्यूशन का जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू, लेटिस एनर्जी कितनी है प्लस 788 है, और प्लस हाइड्रेशन एनर्जी कितनी है माइनस 784 है, देन इट विल बी इक्वल टू प्लस 4 किलो जूल पर मोल। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, आंसर इज थर्ड। बोलो कोई प्रॉब्लम है? ठीक, आंसर थर्ड। ये हमारा कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, the value of logarithm of equilibrium constant Kp is the standard free energy change of a reaction is delta G naught। वैल्यू दे रखी है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपसे ना log Kp पूछा है, log Kp पूछा गया है। ठीक, तो अब देखो डेल्टा G नोट इज इक्वल टू -2.303 RT log Kp बेस 10 होता है। ठीक, यह तो डेल्टा जी नोट कितना है -115 किलो जूल, -115 गुना 1000, और इसको लिख देंगे -2.3, और इसको जूल में है तो इसको रखते हैं 8.3 इंटू टेम्परेचर कितना है 298 log Kp बेस 10 है, log Kp इज इक्वल टू, log Kp बेस 10 इज इक्वल टू ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सबसे पहले ये कैंसिल कर देना, ये 115 गुना में 1000 बटे में 2.3 और गुना में 8.3 गुना में 298, तो देखो ये करता है 23 पंजा 115, तो ये पॉइंट है ऊपर जाएगा, ये 50 पे कट गया लगभग, है ना, और इसको ऐसे काट देना 50 छिका लगभग 300 पे। ठीक, और ये 6×18 6×48, तो ये लगभग ये 50 हो गया लगभग, और ये 50 कट जाएगा लगभग इसके 20 पे, तो अप्रोक्स कितना आ गया 20। तो log Kp कहीं पे है ऐसा आंसर जो 20 के आसपास है, ये लगभग 20 के आसपास आएगा, आंसर इज 4, आंसर इज 4। अच्छा ध्यान से देखो, ये 2.3 ये 2.0 है, ये 20.15 है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इन क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने के भी चांसेस रहते हैं। आंसर 4, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा, क्योंकि छोटी सी कैलकुलेशन इसमें हमें नजर आ रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
A process has delta H equal to 200 joule per mole and delta S equal to 40 joule per Kelvin per mole. Out of the given values, choose the minimum temperature above which the process will be spontaneous. delta H कितना है 200 दे दिया और क्या पूछ रहा है किस टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी. डेल्टा द टेम्परेचर अबव विच मतलब मिनिमम टेम्परेचर बताना है जिससे ऊपर गैस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. ठीक. डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 यानी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी लेस देन 0. डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस. वैल्यूज पुट कर दीजिए 200 शुड बी लेस देन टी इंटू 400 दैट इज टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 5 केल्विन. तो 5 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या हो जाएगी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. आंसर 3. वो बटन बंद कर दो एक बार उसका, वो बटन वो वाला. हाँ हाँ, और थोड़ा सा गेट खोल दो, हटा दो इसको. ठीक. आंसर इज 3. ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो गया है ना. ठीक. हाँ बस थोड़ा खुला छोड़ दो. तो क्वेश्चन 13 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. इन द गिवन इक्वेशन क्या है, द एंट्रोपी चेंज इज माइनस 49.4 एट 298 केल्विन. ठीक. द अबोव रिएक्शन इज, देखो इस रिएक्शन में क्या है, ये दे दिया, एंट्रोपी चेंज दे रखा है और डेल्टा एच दे रखा है. अबोव रिएक्शन इज, बताओ क्या है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है. तो इस रिएक्शन में आप तो सीधा कर दो ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच. और ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन में तो स्टैंडर्ड नोट लगा दिया करो. ठीक. तो अब डेल्टा जी नोट फाइंड आउट करो, इसका कितना है, ये माइनस 1648 गुना में 10 की पावर 3 माइनस टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन इनटू ये माइनस 549.4 है. तो इसको आप लिखोगे 16840 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. इसको मल्टीप्लाई करो. अब 550 को अप्रोक्स 550 मान लो ना, उसको 550 मान लो, इसको 300 मान लो. ठीक. इसको 550 मान लोगे और इसको 300 मान लोगे तो ये हो जाएगा 55 या 165 है ना. कितना हो जाएगा, इसको अगर हम 550 और 300 मान लें तो कितना 30 और ये 165 है ना, यानी 1,65,000 और ये कितना 16,48,000. तो ये फिर भी क्या आएगा, इसको सोल्व करोगे तो आप क्या आएगा, ये ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा. तो डेल्टा जी, इसको लिखने की जरूरत नहीं, पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको बताना कि स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस. तो डेल्टा जी नोट यहाँ पे नेगेटिव आएगा, चेक कर लेना बेसिक सोल्व करके. तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट. आंसर इज फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 14 ये हमारा फर्स्ट. या कैलकुलेशन करने में अगर आपको टाइम लगता है तो ये सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन भी बोला जा सकता है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन जिंक विद बिटवीन जिंक एंड ऑक्सीजन. ये रिएक्शन देखिए जिंक और ऑक्सीजन के बीच में ZnO बन रहा है. ठीक. The enthalpy of the 2 mole of ZnO is less than the total enthalpy of 2 mole of zinc and 1 mole of the oxygen by 693.8. ये बोल रहा है, देखो the enthalpy of 2 mole of zinc is less than the total enthalpy of 2 moles of zinc and 1 mole of oxygen by 693.8. बिल्कुल सही है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, जो डेल्टा एच लिखा जाता है दैट इज समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट. अब अगर ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब जो रिएक्टेंट्स है उनकी टोटल हीट ज्यादा है और प्रोडक्ट्स की हीट कम है. तो ये बिल्कुल सही लिखा. जो 2 मोल बने हैं जिंक के, उनकी हीट क्या है, टोटल आपकी जिंक के 2 मोल और ऑक्सीजन के 1 मोल से कितनी कम है, 693.8. जैसा कि नेगेटिव आंसर आ रहा है. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द एंथैल्पी ऑफ 2 मोल ऑफ ZnO इज मोर. द एंथैल्पी ऑफ 2 मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड इज मोर. नहीं, ज्यादा नहीं है बल्कि उसकी कम है. रॉन्ग हो गया. अच्छा वो उसने उसका उल्टा करके है, तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है तो राइट है तो दूसरी रॉन्ग हो जाएगी. 693.8 किलोजूल पर मोल हीट इज इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन. बिल्कुल नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है. सेकंड, ये हीट इज एब्जॉर्ब, ये रॉन्ग है. तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट. सेकंड आंसर आ जाएगा. आंसर इज 2 वेरी बेसिक क्वेश्चन. आप इसको फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में कर सकते थे. ठीक. फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में कर सकते थे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. क्यों पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देखो जो आप पढ़ के आए हो, ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा
समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट, इसको इसने यहाँ स्टेटमेंट में लिख के बताया है कि इसकी समझ आपको है या नहीं है। दूसरा इसने ये तो दूसरी स्टेटमेंट तो सिंपल है, ये पूछा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 असर्शन रीजन ऑफ क्वेश्चन है द वेरिएबल लाइक पी वी टी आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स, एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ऑल दीज आर स्टेट फंक्शंस। रीजन देयर वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम, ये बिल्कुल सही है। और रीजन एक्सप्लेन असर्शन, क्योंकि ये ओनली स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, इसलिए स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर इज 1, वेरी इजी, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे हो गया होगा सभी से आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। देखो भाई पी एक्सटर्नल 0 दे रखा है, तो पी एक्सटर्नल 0 होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस होता है। पी एक्सटर्नल 0 होता है जब फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, तो पहले से मैच कर गया। Q इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो ये कौन सी प्रोसेस है ये पूछा है। Q इक्वल टू 2.303 एनआरटी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ये कौन सी है। डेल्टा U इक्वल टू डब्ल्यू एडियाबैटिक, ये क्या है। ठीक, देखो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक, तो एडियाबैटिक होगी ये तो 0 हो जाएगा, तो डब्ल्यू एडियाबैटिक बिल्कुल सही है। तो ये एडियाबैटिक चेंज हो गया, इसका मतलब फोर्थ वाला तो डी का तो 2 हो जाएगा, डी का तो 2 से मैच कर गया। ठीक, नेक्स्ट अब इसमें पूछ रहा है, देखो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U इक्वल टू 0 हो जाएगा, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, दैट इज Q इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V हो जाता है। तो ये कौन सी उसमें हुआ, आइसोथर्मल चेंज में। कहाँ है आइसोथर्मल, अच्छा इसने ये भी दे रखा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये जो फॉर्मूला होता है ये इरिवर्सिबल का है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का किसका है, इरिवर्सिबल का है। तो ये चौथा, बी का चौथा हो जाएगा, और सी का कौन सा हो जाएगा, फिर सी का थर्ड हो जाएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक, तो आंसर क्या आया 1432 आंसर इज 1। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, है ना भाई, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 केयर टेस्ट का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 2025 में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन 2658 किलोजूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड, द थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर द अबव चेंजेस। देखो ये आपसे पूछ रहा है थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एनसीईआरटी में समझा रखा, तभी मैंने इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा है। और इतने बेसिक क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आपको बीवाइज क्लासेस की केयर टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, क्योंकि केयर टेस्ट सीरीज आपका केयर करती है, आपके एनसीईआरटी का केयर करती है, आपके रिवीजन का केयर करती है, आपके कॉन्सेप्ट का केयर करती है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का केयर करती है, आपके मिस्टेक अवॉइड करने का केयर करती है, आपके केमिस्ट्री में नीट में 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स लाने का केयर करती है। ठीक, तो C4H18 ये गैसियस होता है ब्यूटेन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, CO2 गैस बनेगी, CO2 गैस बनेगी, साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा पानी, और पानी जनरली हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन हो रही है तो लिक्विड बनेगा। अगर रिएक्शन आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे देखी तब हम गैसेस बनाते हैं। तो रिएक्शन को बैलेंस करो, सबसे पहले कार्बन इधर 4 इधर भी 4 होने चाहिए, उधर ऑक्सीजन 18 तो इधर भी 18 होने चाहिए, 9H2 होगा तभी 18 होगा। तो 4 दूनी 8 9 17 ऑक्सीजन एटम हो गए, तो यहाँ पे 17/2 करेंगे, 17/2 करेंगे। डेल्टा H कितना आएगा, डेल्टा H ये कंबशन रिएक्शन है तो हीट रिलीज होगी, तो -2658 किलोजूल पर मोल लिखा जाएगा। ऐसा कौन सी रिएक्शन में लिखा है, देखो ऐसा कौन सी रिएक्शन में लिखा है, ये पहली रिएक्शन में अगर हम बात करें इसमें 13 लिख दिया इसने, गलत है। अच्छा मैंने कुछ गलती कर दी का, 9 और 8 17/2 आएगा। ठीक, इसमें सब जगह 13/2 है, इसने कोई गलती कर, सॉरी मैंने यहाँ पे H18 कर रखा है, ये मेरी बड़ी मिस्टेक है, सॉरी। और यहाँ पे आ जाएगा 5, अब 4 ये अब 13 आ जाएगा। अब देखते हैं, अब देखो भाई, ठीक, पहला ये रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे 2 मोल की बात की गई, कंबशन में सिर्फ 1 मोल की बात करते हैं, रॉन्ग हो गया, 1 मोल के लिए बात की जाती है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट, इसमें क्या है, शुरू में सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, लेकिन इसने हीट आदि कर दी, नो, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, C4H8 ये सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, और ये भी बिल्कुल सही लिखा है, और लास्ट वाले में ये पॉजिटिव लिख दिया, ये रॉन्ग हो गया। आंसर इज थर्ड, क्वेश्चन नंबर 18 का
आंसर कितना आ गया, थर्ड। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन में जल्दी ऐसे आप लिख के देखते हो तो जल्दी आपका सोल्व हो जाता है। नहीं तो है ना, आप खुद ऐसे ऑप्शन चेक करते हो ना, मिस्टेक होने के चांस होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही ये क्वेश्चन देखा इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, सीधा ऑप्शन चेक करने लग जाते हैं। मैं कहता हूं पहले आप अपनी समझ से एक बार लिखो पूछा क्या है, वो लिखने के बाद ना आपको ये समझ आ जाएगी यहाँ पे, हाँ ये जो मैंने लिखा उसी से मैच किया गया नहीं किया, तो वो जल्दी समझ में आता है। उससे आपकी नॉलेज से करोगे ज्यादा बेटर है। और अगर आप एग्जाम के ऑप्शन से करोगे तो एग्जामिनर आपने से कहीं ना कहीं मिस्टेक करवा ही लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन से पूछा गया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और ऐसे क्वेश्चन आने वाले टाइम पे नीट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि 2025 में आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन 2-3 साल में एग्जामिनर पूछने में मजबूर हो जाएगा, आप देखना। थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। अरे एनर्जी चेंज की तो बात करता है, नाम ही थर्मो है। थर्मोडायनेमिक्स हीट का डायनेमिक्स, हीट का मोशन, हीट का चेंज, द एक्सटेंट ऑफ विच टू विच ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड। ये भी सही है क्योंकि डेल्टा जी होता ना, हम डेल्टा जी लिखते हैं इक्वल टू माइनस आर टी लो ln के लिखते हैं। तो यहाँ पे के जो है वो बताता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और डेल्टा जी की वैल्यू से के पता करते हैं, जिसे हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता चलता है। द रेट एट विच ए रिएक्शन प्रोसीड, नो ये हम केमिकल काइनेटिक्स में क्लास 12th में पढ़ेंगे, क्लास 11th में कभी भी हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करते हैं। द फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन फिजिबल है, पॉजिटिव है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, इक्वल टू 0 तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। तो आंसर थर्ड आ गया, ये थर्मोडायनेमिक्स इसके बारे में कंसर्न नहीं है। आंसर थर्ड, फर्स्ट अटेम्प्ट का इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी के पहले पेज से इंट्रोडक्शन से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th में क्या है भाई, फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन, रिएक्शन दे दी, डेल्टा एच दे दिया, डेल्टा एस दे दिया, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस ड्यूरिंग डेल्टा एच एंड डेल्टा एस टू बी कांस्टेंट ओवर द टेम्परेचर रेंज। ये बोल रहा है किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो एक काम करो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को लेस देन 0 कर दो, जैसे डेल्टा जी लेस देन 0 करते हैं ना हम, यही तो है। तो डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस, वैल्यूज पुट कर दो। डेल्टा एच क्या 4000 किलो जूल भी है, गुणा में 1000, और ये दिस शुड बी लेस देन 0.2 गुणा में किलो जूल में 1000, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, ये 0.2 इधर आके डिवाइड होगा, तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 8000 केल्विन, सॉरी 4 दूनी 8, यही तो हुआ ठीक, 4 दूनी 8, एक सेकंड, 4 दूनी 8 नहीं, गलती कर दिया, डिवाइड भी तो होगा नीचे आके, तो ये इसको 2000 पे नहीं 2000 पे काट देगा ना। टेम्परेचर शुड बी अबव देन 2000 केल्विन, है ना, अबव 2000 केल्विन आ जाएगा। आंसर इज 2। ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है और इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं, इसको सेकंड अटेम्प्ट में क्यों करें, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी depend upon amount of substance, intensive property independent of amount of substance। लो भाई ठीक, अब देखो पहला एक्सटेंसिव जो अमाउंट पे डिपेंड करेगी, जैसे नंबर ऑफ मोल्स हो गया, वॉल्यूम हो गया, इसके अलावा और बताओ, खुद मास हो गया, मास को भी लिख सकते हो, लो मास को भी लिख दो, और कोई प्रॉपर्टी ऐसी जो मास पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी, जैसे एनर्जी हो गया, एनर्जी है, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे एंथैल्पी है, डेल्टा ई है, डेल्टा एच है, डेल्टा जी है, डेल्टा एस है, डेल्टा एच भी आ गया, है ना। चाहे ई जी एच ये भी लिख दे तब भी कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि चेंज क्यों लिखे, चेंज लिखो या आप सिंपल लिखो, एच हो गया, ई हो गया, जी हो गया, एस हो गया, अच्छा हीट कैपेसिटी हो गया, हीट हो गया, ठीक।
वर्कडन तो भाई हम सिंपल गैस की बात करते हैं, गैस में मोल सेम रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है। रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो अलग चीज हो जाती है। ठीक, अब आप अगर रिएक्शन कराओगे 1 मोल की गैसियस रिएक्शन कराई, 2 मोल की गैसियस रिएक्शन कराई, तब तो डिपेंड करेगा। और सिंपल आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो और वो कर रहे हो तो उसमें फिर अमाउंट की बात नहीं आती है। तो यहाँ पे हीट हो सकता है। हीट में आप लिखो हीट कैपेसिटी लिखो, बल्कि इसको भी हीट एंथैल्पी तो आपने लिख ही दिया, हीट कैपेसिटी हो गया है ना, ये आ जाएंगे, कर लेंगे ऐसे। इधर आ जाओ अब, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कभी टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मोलर मास या बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करते हैं। इसके अलावा और बताओ, कंसंट्रेशन टर्म्स आ गई, जैसे मोलरिटी है, मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी हो गया, या आपका मोललिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, और बोलो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह आ ही गए हैं। ठीक, इसके अलावा और कौन सा आएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, ये है। ठीक, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करते। विस्कोसिटी हो गया, गाढ़ापन, ठीक, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते। ठीक, विस्कोसिटी। ठीक, और बोलो, और अच्छा इधर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, और उधर क्या आ जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा। ठीक, ऑल दीज प्रॉपर्टी, ये इंटेंसिव या एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव एडिटिव होती है नेचर में, उनको ऐड किया जाता है। इंटेंसिव जो है वो एडिटिव नहीं होती नेचर में। और ऐसा भी हो सकता है भाई, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से ही डिवाइड कर दो तो उसका रिजल्ट हो सकता है इंटेंसिव आ जाए। जैसे ये दोनों क्या थी, एक्सटेंसिव थी, ये क्या आई, इंटेंसिव आ गई। ठीक, ऐसे भी हो सकता है। तो आप बताओ कौन सी है। अच्छा, इसमें ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी, ये वो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इसी में आएगी, क्योंकि ये 1 ग्राम के लिए डिफाइन है। मोलर हीट कैपेसिटी भी इसी में आएगी, मोलर वॉल्यूम भी इसी में आएगी, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो सारी इस तरफ आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल। वॉल्यूम तो है, एंथैल्पी भी है, तो आंसर 1 ही आ गया। वॉल्यूम है, टेम्परेचर नहीं है। वॉल्यूम है, स्पेसिफिक हीट नहीं है। प्रेशर नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है। तो आंसर कौन सा आ गया, आंसर इज 1। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन मैंने आपको पूरा रिवीजन कराया इसलिए हमें टाइम लगा है। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इनको लिख भी सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को याद नहीं होता, तो वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आ जाएगा। फॉर द रिएक्शन x2y is converting into 2xy2 at 300 Kelvin, the values of delta U and delta S are। ये दे रखा है रिस्पेक्टिव द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन। भाई डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पहले डेल्टा यू दे रखा ना आपको, तो डेल्टा एच कैलकुलेट करो, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक, डेल्टा यू कितना है 2 किलो कैलोरी, कितना हो गया 2000। डेल्टा एन जी कितना है 2 माइनस ये लिक्विड है 2 हो गया इसके लिए। आर कितना लेंगे, कैलोरी में दिया है 2 लेंगे। टेम्परेचर 300, ये हो गया 4 3 1200, ये हो गया टोटल 3200 किलो कैलोरी। 3200 किलो, सॉरी किलो कैलोरी नहीं, अब कैलोरी है। ठीक, तो डेल्टा जी कितना होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कैसे करेंगे, डेल्टा एच कितना है आपका, डेल्टा एच आपका 3200 है, माइनस टी कितना है 300, डेल्टा एस कितना है 20, ये माइनस 6000, यह माइनस 250 कैलोरी आ गया। विच कैन बी रिटन एज 2.8, लेकिन इसने माइनस 250 ही दिया है, या माइनस 2.8 किलो कैलोरी भी हो सकता है। आंसर इसका थर्ड आ गया। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको रैंकर बैच के या ड्रीम बैच के लेक्चर्स में पीडीएफ में करा रखा, जो आईआईटी एडवांस का, जिसका आंसर 2.7 आता है। एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आपको याद भी होगा। ठीक, ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, फर्स्ट या ज्यादा से ज्यादा सेकंड अटेम्प्ट, इससे ज्यादा टाइम इस पे नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ए प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक इफ द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग। बिल्कुल सही है, अगर हीट एक्सचेंज 0 आ रहा है तो एडियाबैटिक है। इट डज नॉट इन्वॉल्व इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। देखो वो बोला कि इसमें हीट टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। देखो जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है उसमें क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ये देखो यहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है इस सिस्टम में। ठीक, तो यहाँ पे हीट का कोई एक्सचेंज नहीं है, लेकिन अंदर जो रिएक्शन हो रही है यहाँ तो हीट टेम्परेचर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, हीट अंदर ही अंदर रिलीज और एब्जॉर्ब हो सकती है। तो यहाँ टेम्परेचर घट बढ़ सकता है, लेकिन बाहर उसका हीट कोई नहीं जाएगा। तो बोल रहा है इट डज नॉट इन्वॉल्व इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। असर्शन इज राइट, रीजन इज फॉल्स। आंसर इज
थर्ड, और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 फॉर द रिएक्शन। इसके लिए क्या, डेल्टा एन जी कितना है, नेगेटिव, डेल्टा एन जी माइनस हाफ, तो डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव आ गया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई माइनस हाफ आर टी, तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा एच विल बी लेस देन डेल्टा ई, आंसर इज थर्ड। और मैं तो बोलूंगा इसको तो अटेम्प्ट में मत बोलो, ये तो जीरो अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ना, देखते ही हो जाएगा सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25th, which of the following is correct option for the free expansion of an ideal gas under adiabatic condition? Adiabatic condition में Q equal to 0, free expansion P external equal to 0, W is equal to 0, डेल्टा U is equal to क्या होता है, Q plus W, डेल्टा U क्या आ गया, 0, और जिसका डेल्टा U 0 होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसका चेंज इन टेम्परेचर भी 0, टेम्परेचर क्या कांस्टेंट आ जाएगा, आइसोथर्मल भी है ये प्रोसेस। तो Q0 डेल्टा T0 W0, आंसर 3, आंसर इज 3। ये भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन आप बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2O एंड N2O4 आर, ओके, इतने की रिएक्शन देगी फॉर द रिएक्शन। भाई आप एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 इज कन्वर्टिंग इनटू CO। ठीक, दूसरा कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 इज कन्वर्टिंग इनटू CO2। ठीक, तीसरा N2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू N2O। ठीक, और चौथा N2 गैस प्लस 2O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू N2O4। तो इनकी डेल्टा एच दे रखा है, इसका डेल्टा एच, इसका डेल्टा एच, इसका डेल्टा एच, इसका डेल्टा एच। तो लेके क्या आना है, इन ये लेके आनी, ये रिएक्शन बनानी, N2O4 प्लस 3CO गैस इज कन्वर्टिंग इनटू N2O4 प्लस 3CO2 गैस। तो इनका डेल्टा H1 कितना दिया, -110 दिया, इसका कितना दिया, -393 दिया, इसका प्लस 811 दिया और इसका 10 दिया। ठीक, अब क्या करना है, ये चार इक्वेशन हो गई, चार इक्वेशन 1 2 3 4। बताओ मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं ताकि ये रिजल्ट डिजायर्ड इक्वेशन आ जाए, क्या क्या ऑपरेशन लगा जाए, सोचो। CO है, इसमें 3 CO है लेफ्ट में, तो पहली इक्वेशन को उल्टा भी करो और 3 से मल्टीप्लाई भी करो, और चौथी इक्वेशन को भी उल्टा करो। तो पहले तो क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड को ऐड करना है। सेकंड और थर्ड को कैसे ऐड करूं, सेकंड को डायरेक्ट, देखो एक सेकंड मैंने गलती कर दी, यहाँ पे N2O4 नहीं N2 आएगा ओनली। तो थर्ड को ऐड करना है और सेकंड को भी ऐड करना है। तो सेकंड को तो देखो, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स करना है, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, थर्ड और फोर्थ को, सॉरी, थर्ड को एज इट इज ऐड करना है और फोर्थ को माइनस करना है। यही ऑपरेशन हीट पे आ जाएगा। आप बोलोगे -3H डेल्टा H1 प्लस 3 डेल्टा H2 माइनस नहीं प्लस डेल्टा H3 और माइनस डेल्टा H4। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा -330 आ गया प्लस 393, 3 चौके 12, 3 7 21, 12 21 घटा दो 1200 में से, ये कितना आ जाएगा, 1179 आ गया। चेक कर लेना, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, सही, बिल्कुल सही है मेरा। और ये आ गया प्लस 811 और माइनस 10 आ जाएगा। तो अब क्या करोगे, ये देखो, ये माइनस माइनस वाला कितना हो गया 340 और ये प्लस वाला हो गया आपका 9 1 10, 7 1 8 1 9, 8 1 9 और ये 1। तो ये इसमें से 3 गए 1640 आ गया माइनस का ना। क्या किया इसने, द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कोई गलती हो गई क्या, एक सेकंड, एक गलती कर दी मैंने, यहाँ पे मैंने ना 3 से मल्टीप्लाई गलत रिएक्शन को कर दिया ना, सेकंड को किया क्या, सही किया गया। पहली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, इसको प्लस आएगा ये, सॉरी साइंस में गलती हो गई, सॉरी, इसलिए कोई भी आंसर आसपास भी नहीं आ रहा। ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा प्लस 330 और ये क्या है, ये माइनस आएगा, कितना माइनस आएगा, ये 1179 वाला माइनस आएगा और प्लस 811 वाला माइनस आएगा और 10 वाला फिर माइनस आ जाएगा। अब करो ऐड, तो अब इसको ना 330 और 811, ये हो गया आपका 1141 और 1141 और ये है 1100 माइनस का 1179 और 1100, ये 10 1189 हो गया। तो अब 89 का और 41 का डिफरेंस देख लो कितना, 48 कोई आंसर है, लेकिन 48 माइनस का लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा 48 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 48 किलो जूल पर मोल होगा ना ये, ठीक,
किलो जूल लिख दो इसमें, पर मोल नहीं लिखते रिएक्शन में, है ना। अब देखो यहां पे -48 आंसर आ गया आपका, ठीक, -48 क्योंकि -1189 है और +1141 था। आंसर फोर ये भाई आपका मिनिमम सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग है और जल्दबाजी में जैसे मेरे से मिस्टेक हुई आपसे भी हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपसे मिस्टेक नहीं होगी, आपसे भी हो सकती है, मेरे से हो सकती है। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना है, अमोनिया गैस +3Cl2 गैस कन्वर्टिंग इनटू दिस, तो द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 बतानी है। तो एक काम कर लो, यहां से ना आप एक रिएक्शन लिखो, N2 गैस प्लस हाफ N2 गैस प्लस 3/2 Cl2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू NCl3 गैस। तो इसके लिए डेल्टा H क्या आएगा, देखो पहले में हाफ N2 कहां है, ये रहा हाफ N2, तो सेकंड इक्वेशन को अगर मैं इसको 1, 2 और 3 बोल दूं और इनको ये डेल्टा H1 डेल्टा H2 उसने दे ही रखा है, तो सेकंड इक्वेशन को तो क्या करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाई बाय हाफ, ठीक। और इसमें देखो अब NCl3 राइट है, फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज ऐड करोगे, ठीक, ये तो सही हो गई। और थर्ड इक्वेशन को क्या करोगे, देखो इसमें HCl आया कितना 3, इसमें HCl 3 आया और इसमें HCl 2 है, तो थर्ड इक्वेशन को एक काम करो, कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 3/2 से, 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे और उल्टा भी करोगे, माइनस भी करोगे थर्ड को, तो यही ऑपरेशन इस पे लग जाए, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2/2 और माइनस डेल्टा 3/2 डेल्टा H3, ये ऑपरेशन लग जाएगा। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का कितना आएगा, अच्छा इसने विद साइन भी रख रखे, चलो भाई इसने तो विद साइन और पंगा कर रखा है, ये पता क्या कर रहा है, ये गड़बड़ है इसकी, ये देखो इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा H विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा H1 प्लस 1/2 माइनस डेल्टा H2, क्योंकि माइनस लिख रखा है ना उसने, और प्लस डेल्टा H3 लिख रखा है, तो -3/2 डेल्टा H3 ये आएगा। अब चेक करो कौन से में आया, अब देखना कौन से में आ रहा है, माइनस, सब में माइनस आ रहा ना, बीच वाले में प्लस, माइनस, इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस नहीं, सभी में माइनस आ रहा है, ये देखो माइनस डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2/2 और ये -3/2 डेल्टा H3, सब में माइनस आ रहा है, और ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं, आंसर 4 आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। आप इसको फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन बोल सकते हैं, है आसानी, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 Br2 एंड HBr आर, ये वैल्यूज दे रखी, देन डेल्टा H नॉट फॉर द रिएक्शन, देखो H2 गैस प्लस Br2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 2HBr, इस रिएक्शन का बताना है। यहाँ पे HH बॉन्ड ब्रेक हुआ, Br बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो दोनों की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे 433 एब्जॉर्ब होगी और यहाँ पे ये 192 एब्जॉर्ब होगी, और इसमें क्या हो रहा है, ये 2HBr, 2HBr के मोल बन रहे हैं, एनर्जी रिलीज होगी कितनी, 364, एक में 2 मोल है तो 2 रिलीज होगी, तो इसका समेशन ही तो इस रिएक्शन का डेल्टा H है, तो इसका कितना हो गया, ये 2 और 3 5, 9 और 3 12, 4 3 4 1 5 1 6, और ये 8 2 6 12 2 3 6 1 7 -728, और ये 75 और 28 कितना हो जाएगा 103, डेल्टा H इक्वल टू -103 आ जाएगा किलो जूल, ठीक। ये आपका आंसर 4 आ गया, ये भी आंसर 4 है, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इन किलोजूल फॉर CO2 वाटर एंड इथेनॉल दे दिया है वैल्यूज, और द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल पूछा है, फिर ऐसे ही रिएक्शन लिखना सीख लो। CO2 बनाने का मेथड ये है, ये CO2 की फॉर्मेशन की रिएक्शन होगी, और ये अगर पहली रिएक्शन है, इसका डेल्टा H कितना दे दिया, -393.5 दे दिया। दूसरा किसका, फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया है, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर ऐसे कर दोगे, H2O लिक्विड, इसका डेल्टा H2 हो जाएगा, ये -286 है, और तीसरा इथेनॉल का भी फॉर्मेशन दे रखा है, 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये इथेनॉल बन गया, डेल्टा H3 इज इक्वल टू -278
अब ये पता क्या पूछ रहा है आपसे, इथेनॉल का कंबसन पूछ रहा है, ये रिएक्शन पूछ रहा है, ये होगा ऐसे इथेनॉल का कंबसन। O2 की प्रेजेंस में क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी, साथ में वाटर बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो 2 CO2 और यहाँ पे 6 वाटर, सॉरी 3 वाटर मॉलिक्यूल, 6 हाइड्रोजन एटम, 2 दूनी 4 3 7, और ये बच जाएगा कितना, 3O2। ठीक, ये रिएक्शन कैसे आई होगी सोचो। ये रिवर्स किया आपने, फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स किया, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स किया, -1 आ जाएगा, सॉरी -3 है, थर्ड को रिवर्स किया है। फर्स्ट को तो आपने देखो उधर CO2 इधर 2 CO2, 2 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट को, और फिर ये 3 वाटर है, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक, और थर्ड को रिवर्स किया, माइनस आएगा। यही हीट का ऑपरेशन लगा दो, डेल्टा H इक्वल टू 2 डेल्टा H2 प्लस 3 डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3, तो वैल्यू पुट कर दो, 2 गुना 393 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 1 7 है ना, 7, दोनों में 18, 2 में 18, 2 तिया 6, 1 7, -787, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका इसको 3 से 3 6 18, 3 8 24, 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, और ये -278। अब बताओ यार, ये 278 है ना, तो इसको एक काम करो, ये 20 एक्स्ट्रा आ जाएगा, पहले 258 घटा दो, कितना बच गया, 258 घटाने पे ये बच जाएगा 600 पूरा, तो 600 को उसमें जोड़ दो एक बार, ठीक, -1387, फिर उसमें से 20 और कम कर दो, -1387 में से 20 गया, -1367, -1367, ये आंसर आ जाएगा, ठीक, किलो जूल आंसर, किलो जूल पर मोल, कंबसन ना 1 मोल का करते हैं, ठीक। आंसर 4 है, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन तो नहीं है, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, बस कॉन्सेप्ट सीख लो एक बार। और पेपर में आपको इतना लिखना नहीं होता, मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, क्यों, क्योंकि समझाने के लिए, आपको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन पढ़ो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर बोथ H2SO4 एंड HCl विद NaOH इज 53.7 किलो जूल पर मोल। इसमें छोटा सा ये करेक्शन है, यहाँ पे आएगा 57.2 किलो जूल पर मोल, ठीक। तो पहला असर्शन क्या है, बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, चाहे H2SO4 हो या HCl हो, उसका NaOH के साथ जब 1 मोल का न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा 57.2 ही आएगा। तो असर्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन में डेल्टा NH यानी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होता है, 57.2 किलो जूल पर मोल होता है। अब ये मत सोचना सर आपने यहाँ माइनस लिख दिया, वहां पे उसने प्लस लिखा है, प्लस नहीं है, इसका मतलब ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हम अच्छे से जानते हैं, तो माइनस लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब डेल्टा H आपको माइनस में लिखना होता है। नेक्स्ट देखो, रीजन बोथ HCl एंड H2SO4 आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो रीजन भी सही है, और ये 2 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इनका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना आएगा, 57.2 किलो जूल पर मोल आएगा। तो रीजन एक्सप्लेन असर्शन, ये भी आ जाएगा, रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, इसको आपको लिख लेना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव है, देखो यहाँ पे डेल्टा Ng 0 तो डेल्टा S लेस देन 0 आएगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर लिक्विड से गैस जाएगा, डेल्टा S ग्रेटर देन 0 आएगा। एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, गैस फैल रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है, एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 आएगा। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस में जाना, भाई जैसे आयोडीन सॉलिड है, सॉलिड से गैस में गया तो क्या हो जाएगा, सॉलिड से गैस में जाना, एंट्रोपी ग्रेटर देन 0, तो लेस देन 0 एक में ही आ रही है, आंसर इज 1। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हाईएस्ट इन, भाई हाईएस्ट किस में होगी, ये आपका हाईएस्ट होगी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, सबसे ज्यादा होती है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, तो देखो कौन सा है, ठीक। इसमें तो लोवेस्ट हो गई, ये वीक एसिड वीक बेस है, ये तो लोवेस्ट हो जाएगी, ठीक। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हाईएस्ट हो जाएगी, आंसर इज 4th, आंसर इज 4। फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हाईएस्ट होती है, क्यों, उसमें मैक्सिमम रिलीज होगी, लेकिन अगर एक भी आपने एसिड या बेस में से एक वीक कर दिया, दोनों वीक कर दिए, तो वो कम हो जाती है। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है बिकॉज सम हीट इज यूज्ड इन डिसोसिएशन ऑफ वीक
इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड या वीक बेस, या जो दोनों है तो दोनों को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ए पर्सन इनहेल्स 40 ग्राम ऑफ O2 पर डे। What is used for converting sugar into CO2 and H2O? How much sucrose is consumed by the body in one day and what is the heat evolved? देखो आपको क्या करना पड़ेगा, C12H22O11 प्लस O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू CO2 गैस प्लस सुक्रोज ही दिया ना, ग्लूकोज दे रखा है इसने, कन्वर्टिंग इन सुक्रोज को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। CO2 प्लस वाटर में कन्वर्ट करेगा। बैलेंस करो, 12 कार्बन आ गए और यहाँ पे 11 ऑक्सीजन, 12 दूनी 24 और 11 कितने हो गए 35, और 35 में से 11 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ओनली 12 O2 आएगा यहाँ पे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने हैं, 640 ग्राम डिवाइड बाई कितना होता है O2 का मास, 32 होता है, ठीक। 32 दूनी 64, तो ये 20 मोल आ गया, है ना। तो देखो हम क्या बोलेंगे, 12 मोल O2 कंज्यूम कितना, बोलो कितना आएगा, 12 मोल O2 कंज्यूम 1 मोल शुगर, और 1 मोल कितने को, 1/12 मोल शुगर को, और 20 मोल कितने को, 1/12 गुणा में 20 मोल शुगर, ठीक। और इसका मास कितना होता है आपको पता है, C12H22O11 का मास इसका होता है 342, 1/12 गुणा 20 गुणा 342 कर दो, 12 पे जाएगा कि 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 3 11 और कितना बच गया 1 4, तो 14 पंजे 70, 570 ग्राम आ गया, ये तो है कहीं 570 ग्राम, एक ही ऑप्शन में यही आंसर आ जाएगा, कर दोगे, ठीक। बाकी चेक करना है तो आप देखो 1 मोल की हीट कितनी है, इसकी 1 मोल की हीट आ रही है -5645, तो वो बोल रहा है हीट इवोल्ड बोल रहा है, तो हीट इवोल्ड ड्यूरिंग 1 मोल कंबसन, बताओ कितना है, -5645, और इसमें कितने मोल है, हीट रिलीज ड्यूरिंग 20/12 मोल कंबसन, -5645 गुणा 20/12, 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 3 पे काट दो, 3 1 बच 3 8 24 बच गए 2 3 24 और लगभग 3 दूनी 6, तो ये अप्रोक्स 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 8 40, 1 41, 5 8 40 और 4 44, 5 5 और 4 9, -9410 आ जाएगी। और यहाँ पे ना माइनस निशान नहीं लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हीट इवोल्व पूछा उसने, यानी साइन की बात ऑलरेडी उसने कर दी, 9410 इसका 9408 आ रहा है, सही है ना आंसर। ऐसे करना है, किसी को कुछ लिखना तो इसमें लिख सकता है, बाकी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एट द सब्लिमेशन टेम्परेचर फॉर द प्रोसेस। अच्छा सब्लिमेशन, ये सॉलिड से गैस में जा रहा है, पहली बात तो भाई हीट एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट देनी पड़ती है, डेल्टा एच आ जाएगा आपका ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो डेल्टा एस आ जाएगा लेस देन 0, तो डेल्टा जी क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और यहाँ पे क्या है एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन सॉरी यहाँ भी तो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है भाई, ये भी तो ग्रेटर देन 0 है, बोथ ग्रेटर देन 0 बट डेल्टा जी इक्वल टू 0, डेल्टा जी इक्वल टू 0, आंसर इज 4, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम दिया आंसर। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, ठीक, नीट एग्जाम में आ सकता है, नीट 2025 में आ सकता है, इंपॉर्टेंट हो गया मतलब, है ना। मैं दोबारा बता देता हूं क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, नीट 2025 में पूछा जा सकता है। क्या लिखा है, CO2 सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू CO2 गैस, ये इक्विलिब्रियम पे है। अब CO2 सॉलिड से गैस में जा रहा है तो हीट एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, और सॉलिड से गैस बन रही है तो नंबर ऑफ गैसेस मोल्स बढ़ रहे हैं, तो डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है, तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, तो दोनों पॉजिटिव आ गए, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, तो डेल्टा जी लेस देन डेल्टा जी इक्वल टू 0 आ गया, तो कौन सा आंसर आएगा, बोलो 4th। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एट इक्विलिब्रियम व्हिच इज करेक्ट, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता, डेल्टा एस 0 हो भी सकता, डेल्टा एस के भी 0 नहीं कहेंगे, डेल्टा एच को भी 0 नहीं कहेंगे, ओनली एट इक्विलिब्रियम हम हमेशा याद रखें डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर
1, आंसर 1। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, सब जानते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ए पिस्टन फिल्ड विद 0.04 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड्स इरिवर्सिबली फ्रॉम 50 ml टू 375 ml एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर दे दिया, एज इट डज इट एब्जॉर्ब 208 जूल ऑफ हीट, द वैल्यूज ऑफ Q एंड W फॉर द प्रोसेस आर। भाई वैल्यूज बता दिए। देखो पहली बात, एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया ना, कांस्टेंट सॉरी टेम्परेचर, तो डेल्टा U इक्वल टू 0, तो Q प्लस W इक्वल टू 0, Q इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस W। ठीक, और Q क्या दे रखा है इसने, Q कितना दे रखा है, Q इज इक्वल टू, यहाँ पे W इज इक्वल टू माइनस Q लिखोगे, और हीट एब्जॉर्ब है, एब्जॉर्ब, तो Q इक्वल टू प्लस 208 है, तो W कितना आएगा माइनस 208 आ जाएगा जूल में। कौन सा आंसर आया, कौन सा आंसर आ गया, आंसर इज फर्स्ट। सोल्व करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन देख के डरा मत करो क्या क्या दे रखा है, डर जाते हो फालतू में। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, 2 लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है, पूरा इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ मोर अमोनिया N2, देखिए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 26 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये बोल रहा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू, ये 1 मोल के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए करते हैं, तो ये रिएक्शन लिखोगे आप ऐसे, 1 मोल के लिए कितना, डेल्टा H इक्वल टू माइनस 81.9 किलो जूल पर मोल। ठीक, अब अगर मैं उल्टा कर दूं इस रिएक्शन को, रिवर्स कर दूं, तो रिवर्स करना डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया हो गया, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, 3/2H2, तो इसमें डेल्टा H का साइन रिवर्स हो जाएगा, प्लस 81.9 किलो जूल पर मोल। 1 मोल के लिए इतनी हीट चाहिए 1 मोल अमोनिया को डिकम्पोज करने के लिए, तो हीट रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 1 मोल यानी 1 मोल अमोनिया यानी 17 ग्राम अमोनिया कितनी है 81.9 किलो जूल। हीट रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 1 ग्राम अमोनिया वो 81.17 किलो जूल। हीट रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 26 ग्राम अमोनिया 81.9 डिवाइड बाई 17 गुणा 26, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, यार ये तो 4 से बड़ा आया और 5 से छोटा आया। अब 26 4 जा कितना होता है 104। देखो इसको काटोगे ना ऐसे, ये 4 से बड़ा और 4 से 5 के बीच में आ रहा है, मैं ऐसे कैलकुलेशन कर रहा हूं, और लगभग अप्रोक्स 5 के आसपास आ रहा है, तो 5 अगर मान लो तो 17 5 जा 85 होता है। ठीक, तो और 5 को उसको 26 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26 5 जा 130, 130 से थोड़ा कम आएगा, 130 से थोड़ा सा कम देख लो कौन सा है, 130 से थोड़ा सा कम, काटने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो, 130 से थोड़ा सा कम कौन सा है, ये ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा कम है, ये बहुत ज्यादा है, ये कम है, आंसर इज 1, आंसर इज 1, 122.9 आ जाएगा, आंसर इज 1। ये हमारा मैं बोल दूंगा फर्स्ट से लेके सेकंड अटेम्प्ट तक का क्वेश्चन था, इससे ज्यादा टाइम इसमें देने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ये क्या दिया है भाई, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है 1 2 एंड 3 क्या है, ए सॉलिड को आपने ए गैसियस आयन और बी गैसियस आयंस में डिकम्पोज कर दिया, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 1 मोल ऑफ एनायनिक क्रिस्टल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन इज कॉल्ड डेल्टा एच, लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। ठीक, और जब ये गैसियस आयंस एक्वस में जाएंगे उसमें जो हीट चेंज आएगा दैट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन, और फर्स्ट दिस इज ये फर्स्ट डेल्टा H1 विल बी इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ये लिखेंगे, दिस इज लैटिस एंथैल्पी, दिस इज लैटिस एंथैल्पी, और दिस इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, दिस इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये आप अच्छे से जानते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर आया, फर्स्ट इज हीट ऑफ सॉल्यूशन, सेकंड इज लैटिस एंथैल्पी, थर्ड इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। देखना उल्टा सीधा मत कर देना, ध्यान रखना एग्जाम में। आंसर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025 आप बोल सकते हो, और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। अगर एग्जाम में आता है झटके से एक अटेम्प्ट में आप कर लेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, इजी भी है, और मैंने क्लास नोट्स में आपको अच्छे से करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, गिवन दैट फॉर द रिएक्शन H2 हाफ H2 हाफ Cl2 दे रखा है, बोल रहा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HCl, देखो हाफ H2 प्लस हाफ Cl2
इज कन्वर्टिंग इनटू HCl। यहाँ पे HH बॉन्ड टूटा है, कितना, हाफ मोल टूटा है, तो प्लस में लिखोगे कितना, 434, और उसका हाफ करना पड़ेगा। और यहाँ पे Cl भी बॉन्ड भी टूटा है, तो प्लस में आएगा कितना, 242, और कितना मोल टूटा है, हाफ मोल, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। और HCl बॉन्ड ये फॉर्म हुआ है, इसकी एनर्जी हमें नहीं पता है, तो इसका लिख दो -x, अगर लिख दोगे इसको -x लिख देना, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी। और ओवरऑल एनर्जी कितनी आई, -93। ये कितना है भाई, ये हो गया आपका 217 प्लस कितना, ये 1 to 1 और प्लस ये -x इक्वल टू -93। तो देखो ये सारा आगे माइनस हो जाएगा और फिर माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। -x इक्वल टू वो उधर आएगा तो कितना हो गया, 300, है ना, 300 नहीं 310 हो गया ये, और ये 310 से भी ज्यादा हो जाएगा क्या, कोई गलती कर दी क्या, एक सेकंड, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है, और ये 121 भी ठीक है, ठीक है, -93 है ना, तो ये आ जाएगा आपका, ये इसको ऐड करोगे 310 और 431 आ जाएगा, -431, और ये x इक्वल टू 431 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, है ना, हीट एब्जॉर्ब बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ HCl। ठीक, ध्यान रखना, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज होती है। आंसर थर्ड, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में इसको भी आप आराम से कर सकते हैं सब बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, which of the following pair of conditions are certain to result in a spontaneous reaction? ये which of certain to result in a spontaneous reaction? देखो, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। अगर डेल्टा H लेस देन 0 हो जाए और डेल्टा S ग्रेटर देन 0 हो जाए, प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ये क्या है, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, सॉरी, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, और ये रैंडमनेस बढ़ रही है, रैंडमनेस इंक्रीजिंग, ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, क्योंकि ऑलवेज डेल्टा G लेस देन 0 आएगा। तो बताओ कौन सी प्रोसेस, एक्सोथर्मिक एंड इंक्रीजिंग डिसऑर्डर, आंसर 2, इंक्रीजिंग रैंडमनेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होगी। ठीक, आंसर इज 2, वेरी वेरी इजी, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, हर बच्चे ने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 41, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन में बी रिटन एज, हम जानते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है, टू -RT ln Q होता है, क्या होता है, -RT ln Q होता है। तो एट इक्विलिब्रियम, सॉरी RT ln Q नहीं, ln K दी ln Q होता है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इक्वल टू, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे ये नहीं आएगा, हम लिखते हैं डेल्टा G नोट लिखना चाहिए था, अगर पूरा 0 से लिखोगे पूरा मैकेनिज्म ये आएगा, ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म अब मैं लिख रहा हूं। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इक्वल टू 0, डेल्टा K इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू K, तो यहां पे 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा G नोट इक्वल टू -RT ln K आ जाएगा, और ln K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G नोट अपॉन RT होता है। और इसको आप देख सकते हो एंटी लॉग लेके, K इज इक्वल टू, एंटी लॉग लेते हैं, जो सामने होता है वो जो बेस है लॉग का उसके पावर में चला जाएगा, यहाँ पे बेस E है तो E की पावर माइनस डेल्टा G नोट RT हो जाएगा। और अगर इसको ऐसे लिख देते आप, सर मैं तो ऐसे लिखूंगा, डेल्टा G नोट इक्वल टू -2.303 RT log K बेस 10 लिखूंगा सर, तो आप लिखते log K बेस 10 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G नोट अपॉन 2.303 RT, तो K इज इक्वल टू E की पावर माइनस डेल्टा G नोट अपॉन 2.303 RT, ये आंसर आ जाता। ठीक, गेट खोल दो थोड़ा सा, तो ये वाला आंसर अपना आ रहा है, तो ये आंसर चेक कर दो कौन सा है, डेल्टा H नोट तो आना ही नहीं है, और E की पावर माइनस डेल्टा G नोट लिखा है, G लिखा है यहाँ, डेल्टा G नोट आएगा, तो ये वाला ठीक है, आंसर इज 4, और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, हो जाएगा सबका, 41 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन, ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली बात, इस रिएक्शन में क्या है भाई, डेल्टा H नेगेटिव यानी हीट रिलीज हुई है। ठीक, डेल्टा H क्या है, नेगेटिव हीट रिलीज हुई है। दूसरा,
क्या बोल रहा है, डेल्टा एच नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन ऐसे होगा, ये ऐसे फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये ऐसे लिखना पड़ेगा आपको O2 3/2, दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इस रिएक्शन की हीट क्या कहलाएगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये नहीं है, इट इज नॉट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये स्टेटमेंट सही है, डेल्टा आर एच नॉट इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CaCO3, कंबशन भी नहीं हुआ, ऐसे कंबशन थोड़ा करते हैं, ये तो आप कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 की रिएक्शन करा रहे हो, नन ऑफ द वो, आंसर 2 आ जाएगा, 40 सेकंड का आंसर, सेकंड आंसर इज 2, और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, असर्शन रीजनल क्वेश्चन है, असर्शन पढ़ो, द मीन बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल द 4 CH बॉन्ड्स इन CH4 मॉलिक्यूल इज नॉट इक्वल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग क्यों हुई, इस मीन वर्ड की वजह से हुई, अगर यहां पे मीन वर्ड नहीं होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती, मीन वर्ड का नहीं होता तो क्या पढ़ते, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल 4 CH बॉन्ड इन CH4 मॉलिक्यूल इज नॉट इक्वल, फिर ये सही हो जाती, यानी इसका मतलब ये हो जाता CH4 मॉलिक्यूल में 1 by 1 जब हम ये चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते, इसमें अलग एनर्जी एब्जॉर्ब होती, इसमें अलग होती, इसमें अलग होती और इसमें अलग होती, तो चारों की सिंगल CH बॉन्ड की एनर्जी अलग आती, लेकिन इन चारों की मीन बॉन्ड एनर्जी यानी इन चारों की एवरेज बॉन्ड एनर्जी, एक एक बॉन्ड की क्या बोलेंगे फिर, इक्वल बोलेंगे, क्योंकि एवरेज ले रहे हैं। तो अब देखो इन चारों बॉन्ड को जब मैं तोड़ूंगा तो कार्बन गैसियस एटम में जाएगा और यहाँ 4 हाइड्रोजन गैसियस एटम बनेंगे, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी दैट इज हीट ऑफ एटोमेशन, ये टोटल आती है 1665 किलो जूल पर मोल। अब अगर आपसे कोई पूछे मीन बोल दे या एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, कितनी बोलेंगे भाई, टोटल कितनी आई चारों बॉन्ड को तोड़ने में, 1665 डिवाइड बाई 4 किलो जूल पर मोल, तो ये चारों ही क्या आ गई, इक्वल आ गई, वो क्या बोल रहा है, नॉट इक्वल, वो मीन बॉन्ड एनर्जी को नॉट इक्वल बोल रहा है, तो क्या हो गया, असर्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट रीजन, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड्स 1 by 1 द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंजेस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो यहां पे जब हम 1 by 1 चारों बॉन्ड को तोड़ते हैं, जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, ये पहला बॉन्ड हमने तोड़ा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी एब्जॉर्ब होगी डेल्टा H1 होगी, फिर आपका यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 3 बॉन्ड रह जाएंगे, इसके पास 3 बॉन्ड रह गए, फिर आप एक बॉन्ड और तोड़ो तो इसमें डेल्टा H2 होगी, कितनी, डेल्टा H2 होगी, और फिर आपके पास ये 2 रह जाएंगे CH इसके, ठीक, तो फिर एक बॉन्ड और तोड़ेंगे डेल्टा H3 होगा, ठीक, यहाँ पे ये फिर एक CH बॉन्ड रह गया, फिर इसको तोड़ेंगे तो ये कार्बन गैसियस एटम और फिर हाइड्रोजन गैसियस एटम में जाएगा, तो यहाँ पे ये टोटल कितने बनेंगे, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और ये चौथा आ गया ऐसे, तो 4 हाइड्रोजन गैसियस एटम टोटल ये आ गए। तो चारों में इनमें डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4 डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि इन चारों में इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट जो है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है कार्बन के अराउंड वो अलग है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे कार्बन के पास 4 बॉन्ड है और चारों ने क्या कर रखा है, बोलो भाई, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये तो बिल्कुल क्या है, सिमेट्रिक। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ने तो क्या कर रखा है, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल है, इसमें 3 फ्रीली अवेलेबल है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कार्बन के अराउंड चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे इसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की 1 by 1 बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होती जाएगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो मैं लिख भी देता हूं, डेल्टा H1 नॉट इक्वल टू डेल्टा H2 नॉट इक्वल टू डेल्टा H3 नॉट इक्वल टू डेल्टा H4, बट ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ठीक, ये भी लिख देता हूं। तो रीजन सही है, ठीक, और असर्शन क्या है, सॉरी, रीजन सही है, असर्शन रॉन्ग है, असर्शन रॉन्ग, रीजन करेक्ट। आंसर क्या आ गया आपका, आंसर 4 आ जाएगा। और ये कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन माना जाएगा, आप इसको फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आराम से कर सकते थे, ठीक। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं साथ में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो, अगर यहां पे ऐसा हो जाता, ये मीन हट जाता और ये बोलता द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल CH बॉन्ड्स इन CH4 मॉलिक्यूल इज नॉट इक्वल, फिर असर्शन सही हो जाता। आफ्टर रीजन पढ़ो, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड 1 by 1 द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंजेस, रीजन भी सही है
और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चारों की अलग अलग क्यों आ रही है? ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। ठीक, समझ आया? तो इस केस में असर्शन सही, रीजन सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता। बट ये जो मीन वर्ड आया ना, इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से देखो, मीन की वजह से ये चारों बॉन्ड की बॉन्ड जो मीन बॉन्ड एनर्जी है वो इक्वल होती है, ना कि नॉट इक्वल। तो उस मीन की वजह से असर्शन रॉन्ग हो जाता है। तो इसको जरूर लिखो, एग्जाम में ऐसा आ सकता है और आपसे मिस्टेक हो सकती है, जल्दी लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। अब ये पूछ रहा है कि इनमें कौन से टाइप की हीट है। ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025। नीट 2025 देखो, ये नीट 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये केयर टेस्ट सीरीज का एज इट इज आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो, केयर टेस्ट में मैं आपसे सिर्फ वही क्वेश्चन पूछता हूं जो नीट में पूछे जा सकते हैं, और इसलिए आपने देखा होगा कई बार हमारी टेस्ट सीरीज के एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी की रिएक्शन लिखी है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जांपल लिखे हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन को करो, इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, मीथेन की O2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? मीथेन की O2 के साथ रिएक्शन कराई, CO2 और वाटर बना, यानी कंबसन रिएक्शन है। ये तो कंबसन हुआ है, और कंबसन हुआ है तो दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबसन। नेक्स्ट, हीट ऑफ कंबसन और स्टैंडर्ड कंडीशन में नोट लगा दो यहाँ पे, H2 इज कन्वर्टिंग टू गैसियस एटम, तो यहाँ पे क्या हुआ? हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक, एटम्स में तोड़ दिया। NaCl सॉलिड से किस में जा रहा है? Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस। जब एक मोल क्रिस्टल को आप उसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन में तोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ लैटिस एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ लैटिस, लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं उसको, है ना। नेक्स्ट, NaCl सॉलिड से Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में जा रहा है। ये तो उल्टा लिख दिया इसने, है ना। NaCl सॉलिड से Na, एक सेकंड, इसमें तो गया ये Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस, ये तो सही है। ठीक, और ये NaCl सॉलिड से Na प्लस एक्वस में गया और Cl, हाँ ये ठीक है, ये सॉल्यूशन की, सॉरी उल्टा नहीं लिखा मैंने, गलत पढ़ दिया था। ठीक, ये सॉल्यूशन है। जब किसी एक मोल क्रिस्टल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें जो हीट रिलीज होगी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या हीट ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। और इसको ना हीट ऑफ एटोमाइजेशन या बॉन्ड एंथैल्पी भी बोल सकते हो। ठीक, कर लेंगे। कौन सा आंसर आएगा? 44th का आंसर क्या आ जाएगा? 44th का आंसर देखो, पहला मैच कर गया किसके साथ? कंबसन के साथ। ए का मैच किया 3, ए का मैच करेगा 3 के साथ, ये रहा। बी का मैच करेगा 4 के साथ, सी का मैच करेगा, सी का मैच करेगा आपका लैटिस के साथ 2 के साथ, और डी का मैच करेगा 1 के साथ। आंसर इज 3, आंसर इज 4। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट 2025 एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन केयर टेस्ट सीरीज से एज इट इज पूछा जा सकता है। क्या है? ये पूछा कि ये कॉलम 1 में रिएक्शन देती, यहाँ पे पूछ लिया इनमें जो एंथैल्पी चेंज है वो किस टाइप का एंथैल्पी चेंज। जैसे पहली रिएक्शन में आपने क्या देखा? मीथेन का कंबसन हो रहा है, तो इसमें क्या हो गया? हीट ऑफ कंबसन। किससे मैच कर गया? थर्ड से। नेक्स्ट, H2 को आपने दो गैसियस एटम में तोड़ दिया, यानी H का यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ा है, तो इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, तो डेल्टा H बॉन्ड लिख देंगे। फिर नेक्स्ट, बी मैच कर गया 4 के साथ। NaCl सॉलिड किस में जा रहा है? 1 मोल NaCl सॉलिड है, Na प्लस गैसियस आयन और Cl माइनस गैसियस आयन में जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? लैटिस एंथैल्पी आ जाएगा। और जब NaCl सॉलिड किस में जाएगा? Na प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस में जाएगा, जो इसमें एनर्जी चेंज होगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये मैच करके जाएगा फर्स्ट के साथ। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जांपल से लिया गया क्वेश्चन है, एज इट इज एग्जाम में आ सकता है। कर लेंगे भाई। आंसर 4 फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. The enthalpy of elements in their standard state are taken as 0. The enthalpy of formation of compound is देखो, जो भाई जैसे ये एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स जैसे O2 गैस हो गया, H2 गैस हो गया, N2 गैस है, या हमारा Cl2 गैस है, या Br2 लिक्विड है, या आयोडीन सॉलिड है, या कार्बन ग्रेफाइट है, या आपका और क्या हो गया? सल्फर 8 है, P4 है। इनकी सबकी एनर्जी क्या होती है? 0, इक्वल टू 0, क्योंकि नेचर में अपने आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये हमने नहीं बनाए हैं इस स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में। लेकिन कंपाउंड की क्या होगी? कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन वो क्या हो सकती है? या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। कुछ कंपाउंड के फॉर्मेशन में हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव आ सकती है, कुछ में पॉजिटिव भी आ सकती है, तो मे भी पॉजिटिव और नेगेटिव। आंसर इज थर्ड। वेरी इजी, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आपका ये है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा 46. The work done during combustion of 9 into 10 की पावर माइनस 2 किलोजूल of ethane C2H6 at 300 Kelvin is, क्या पूछ रहा है? वर्क डन। वर्क डन पता क्या होगा इसमें? W इक्वल टू आप लिखते हैं माइनस पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी आपके पास नहीं, प्रेशर वॉल्यूम नहीं है,
तो पी डेल्टा वी नहीं तो इसको करते हैं डेल्टा एनजीआरटी से, डेल्टा एनजीआरटी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो C2H6 का कंबसन, ये कंबसन होगा गैस का कंबसन। कैसे? CO2 गैस बनेगी, प्लस में वाटर क्या बनेगा, 300 केल्विन पे लिक्विड बनेगा। अब इसमें देखो इसने कितना दिया, 9 × 10⁻²2 kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 करोगे ये 90 ग्राम हो जाएगा, 900 ग्राम नहीं 90 ग्राम। और इसका मास कितना होता है, 24 30, तो 3 मोल हो गया ये, है ना। तो आप ऐसे लिखोगे 3 मोल, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले इक्वेशन को बैलेंस करो, 2 CO2 और 3 वाटर मॉलिक्यूल, 2 दूनी 4 और 3 7, 7 बटा कितना है 2, 7 बटा 2 लिखोगे, ठीक। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे 7 या 21 बटा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 3 तिया 9, ये आएगा। अब देखो डेल्टा एनजी देखो कितना है, डेल्टा एनजी 6 - 3 + 21 बटा 2, तो ये कितना आ गया 6 - 27 बटा 2, और ये आ गया -15 बटे 2। कितना आएगा आप देखो, -15 बटे 2, और आर किस में रखना है, किलो जूल में है 8.3, और टेम्परेचर कितना 300, ठीक। इजी सोल्व करने के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, 15 बटे 2 गुना 25 बटे 3 लिख लेते हैं 8.3 को, और इसको 300, ये कट गया 100 पे, और ये कट गया 50 पे। अब ये देखो 25 × 5 = 125, 1250, फिर उसको 15 से गुना करो। अब 15 से गुना करोगे 1250 को 15 0, और 15 × 5 = 75, और 15 दूनी 30, और 7 37, 15 × 1 = 15, और 3 18, इतना आ जाएगा। और सॉरी माइनस प्लस, ये प्लस आएगा, और इसके किलो जूल में लिखोगे 18.75 किलो जूल पर मोल। ये किलो जूल आ जाए, पर मोल मत लिखना, 3 मोल के लिए आ रहा है। आंसर 3, आंसर इज 3। सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में करेंगे, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच वन हैज बोथ वेरिएबल एज इंटेंसिव, हैज इंटेंसिव वेरिएबल। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, देखो टेम्परेचर इंटेंसिव है, ठीक, मैं सारे बता देता हूं आपको। वॉल्यूम भी अच्छा वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, ठीक, पीछे मैं करवा भी चुका हूं ये सारे। मास भी एक्सटेंसिव है, प्रेशर इंटेंसिव है, डेंसिटी इंटेंसिव है, और वॉल्यूम तो इंटेंसिव है ही। तो कौन सा, प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर इंटेंसिव। आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर 4, ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन बाय एन आइडियल गैसियस सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, वेयर इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन बाय एन आइडियल गैस सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, देखो क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात कर रहा है, हम क्या लिखते हैं, W = -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, डेल्टा V भी कांस्टेंट हो जाए, सॉरी डेल्टा V क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम 0, तो W क्या हो जाएगा 0। आंसर इज 2। ज्यादा क्यों सोचना है, आंसर इज 2। ज्यादा दिमाग क्यों लगाते हो, डेल्टा P को V डेल्टा P क्यों देखते हो, उसको जो वहां लिखा ऑप्शन क्यों देखते हो, यहां हिंट लो ना, वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा V0 W0। आंसर 2 पहला अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin is expanded isothermally from initial volume of 1 liter to 10 liter, the delta E for this process। देखो आइसोथर्मली बोल दिया, आइसोथर्मली, T कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट, डेल्टा E 0। बहुत ही बेसिक हिंट आपको दिए है मैंने, आप ऑप्शन देखने लग जाते हो, देखना ही क्यों है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमेशा डेल्टा E क्या होता है 0। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन, चूज द रिएक्शन विद नेगेटिव डेल्टा S। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, ये सॉलिड था, ये सॉलिड बना प्रोडक्ट, ये गैस बना, ये गैस बना, तो डेल्टा S कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि सॉलिड से गैसेस मोल बन रहे हैं। Cl2 का 1 मोल 2 Cl को H मोल में जा रहा है, डेल्टा Mg ग्रेटर देन 0 है, तो डेल्टा S ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। SO2 के 2 मोल, यहाँ पे 1 और ये 2, डेल्टा Ng = लेस देन 0 आ रहा है, तो डेल्टा S भी लेस देन 0 आ जाएगा।
KClO3 सॉलिड से KCl सॉलिड और डेल्टा इसमें ऑक्सीजन गैस में जा रहा है, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, डेल्टा S ग्रेटर देन 0। क्या पूछा है? नेगेटिव किसका है? थर्ड का है। आंसर 3 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। सेक्शन बी में आपके काफी इजी क्वेश्चन थे। ठीक, तो ये था भाई आज का आपका थर्मोडायनेमिक्स टेस्ट के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा डिटेल में समझाया है। ठीक, और खास बात यह है आज मैंने भी पूरे टेस्ट का सॉल्यूशन एक ही अटेम्प्ट में बनाया है, क्योंकि मैं देखना चाहता क्या मैं आपकी तरह एक अटेम्प्ट में पूरा पेपर कर सकता हूं क्या? बिल्कुल, तो मैंने कर भी लिया और मुझे उम्मीद है मुझे तो 1 घंटे से ज्यादा लगा हो, क्योंकि मुझे समझाना ही पड़ता है, लिखना ही पड़ता है। ठीक, एक क्वेश्चन ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ऐसे बोलना पड़ता है, लेकिन आपका 1 घंटे से कम में एक पेपर हो गया होगा। और आई थिंक जो भी आपके डाउट वो भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई मिस्टेक हुई है या कोई क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुआ, उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको लिख के देखो और एग्जाम से पहले बार बार रिवाइज करो। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।